अगर आप किसी ज्ञानी ज्योतिषी के पास पहुंच गए हैं, इसका मतलब ही यह है कि प्रकृति चाहती है कि आपका कुछ बदलाव हो जाए। शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं आशीष जी। काल पुरुष को हमें कभी नहीं भूलना है। लोगों को पनौती से इतना डर क्यों लगता है? ढैया से इतना डर क्यों लगता है? कर्म ठीक नहीं है। अंदर से सबको पता है कि पिछले 30 सालों में किया क्या है। 8वां भाव में केतु एक्टिव हो रहा था। वो मुझे ले जाएगा, एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगा, सर्जरी की तरफ ले जाएगा। पर 8वें भाव का सबसे बड़ा कारकत्व ऑकल्ट, ज्योतिष, साधना, मैं जब उसमें चली जाऊंगी मेरी एनर्जी का चैनल बदल जाएगा। देखिए, ज्योतिष मैंने कहा ना, ये लाइफस्टाइल है। कुछ दिनों करने से बात नहीं बनती है। आज ये रत्न पहन लिया, कल उतार दिया, परसों ये नो, ये लाइफस्टाइल चेंज की बात होती है। और जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने नवग्रहों को ठीक करते हैं। नमस्कार, कार्मिक कन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट ऋचा शुक्ला जी से बात करेंगे। कैसे ज्योतिष शास्त्र ने उनको चुना, एक कुंडली का एनालाइज वह किस तरह से करते हैं, किस तरह के प्रैक्टिकल उपायों को लेकर हम कुंडली को पावरफुल कर सकते हैं, मैच मेकिंग की वास्तविकता या मैच मेकिंग 21st सेंचुरी में करना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। कुंडली को पावरफुल बनाने के साथ साथ ग्रहों की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कैसे डिज़ायरेबल रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है, वह देखेंगे। शनि की पनौती का बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना समझेंगे। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी मैंने खुद कई नए आयामों को अलग नज़रिए से देखना आज से स्टार्ट किया। सो आइए ज्योतिष शास्त्र के रहस्य को समझते हैं। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्कार ऋचा जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशंस में। एंड मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपने इष्ट देव का स्मरण करके। जी आशीष जी, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी हैं और उन्हीं को समर्पित करूंगी आज का ये कार्मिक कन्वर्सेशंस का सेशन। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम चरणम प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वेल, जब आपका नाम हमने सुना, वैसे तो आप काफ़ी प्रसिद्धि हो, लेकिन जब आपके साथ कार्मिक कन्वर्सेशन करने का सोचा हमने, और जब आपका नाम सुना तो जो पहला थॉट दिमाग में आया वो ये था दैट आप भी वेद की ऋचा ही हो। सो जिसको वेद की आंख कहा गया, वेदस्य निर्मलः चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम। जी, सो ये वेद की जो आंख है, उसने आपको कब चुना? एस्ट्रोलॉजी ने आपको कब चुना? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी हमें चुनती है। सो आपका खुद का एक्सपीरियंस, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी में आई, यदि आप बताना चाहो। बिल्कुल आशीष जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज्योतिष आपको चुनती है। हमारी ये सामर्थ्य ही नहीं है कि हम ज्योतिष को चुन सकें। और जो आपका प्रश्न है कि मुझे इस विद्या ने कब चुना, तो मैं बहुत गौरवान्वित होकर कहूंगी, जन्म से। अरे वाह। क्योंकि मेरे जन्मदाता डॉक्टर जगदीश प्रसाद अग्निहोत्री, मेरे अपने पिता, ज्योतिष के एक अच्छे विद्वान थे और उनका सानिध्य मेरे लिए ज्योतिष का पहला एक किरण थी, जो कि जिसने मुझे छुआ। जब वो ज्योतिष पर लोगों से बात करते थे तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था।
कि किस तरह से वो कहते हैं कि मंगल ये करेगा या चंद्रमा ऐसा करता है। प्रोफेसर थे तो उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता था। तो मैं उनके साथ बैठकर उसको सुनती थी, बहुत बहुत छोटी एज से। और एक बहुत आनंददायी स्मरण है। मैं 12-14 साल की होंगी, तो उनके एक शिष्य आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, जरा बताइए। तो पिताजी ने उनका देखा, मैं पिताजी के पास बैठी थी और पता नहीं क्यों मैंने कहा कि आपके विवाह में विलंब होगा क्योंकि आपका मंगल अच्छा नहीं है। और माय फादर उन्होंने मुझे ऐसे देखा, तो मुझे लगा आज तो कुछ पड़ेगी डांट, और मैं चुपचाप उठकर वहां से चली गई। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि ये तुमने क्यों कहा। तो मैंने कहा कि बच्ची थी, तो मैंने कहा क्योंकि आप भी तो कहते कि मंगल अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ। तुमने क्यों कहा? तो मैंने कहा मैंने भी देखा था। तो उन्होंने कहा ये सच था कि उसका मंगल ठीक नहीं था और विवाह में इसीलिए विलंब हो रहा था। वो मेरे लिए एक शॉकिंग बात थी। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम इसको सीखोगे, और उन्होंने इसी तरह आपके जैसे लेटर हेड्स हैं, इन पर मुझे नवग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, उन्होंने कहा अगर ये तुम 2 दिन में सुना दोगे तो मैं तुम्हें ज्योतिष सिखाऊंगा। क्या बात। और मेरा अपना तो, मैं तो छोटी थी, लेकिन मैंने शायद 2-3 घंटे में मैं वापस गई और मैंने कहा मुझे ये याद है। अरे वाह। तो उन्होंने वो पेपर फाड़ दिया और कहा अभी समय नहीं है, पढ़ाई करो, पर मैं तुम्हें ज्योतिष सिखाऊंगा। तो वो पहला क्षण 12-13 वर्ष की अवस्था में था जब मैंने पहली बार मेरा परिचय मेरे पिता ने नवग्रहों, राशियों और नक्षत्रों से करवाया था। क्या बात है। फिर फॉर्मल एजुकेशन लिया आपने क्या एस्ट्रोलॉजी का? जी, बहुत भाग्यशाली हूँ कि ज्योतिष की फॉर्मल एजुकेशन मेरे गुरुदेव श्री के राव साहब, जो कि भारतीय विद्या भवन के संचालक हैं, और उन्होंने ज्योतिष को आम आदमी तक पहुंचाने का एक बड़ा काम किया है। भारतीय विद्या भवन में जितनी अनुसंधान हुए हैं, जितने शायद ही किसी इंस्टीट्यूट ने किए होंगे। तो मेरी फॉर्मल ज्योतिष की आचार्य, अलंकार और जो अनुसंधान है वो श्री के राव साहब के सानिध्य में हुआ है। क्या बात। और वहाँ पर एक केवल गुरुदेव नहीं होते थे, तो मैं वहाँ के प्रत्येक टीचर को नमन करती हूँ। क्या बात। चाहे कर्नल गौड़ साहब हों, जिन्होंने लॉन्जिविटी, आयु पर हमको पढ़ाया। आइजैक सर एक होते थे, प्रिडिक्टिव पढ़ाते थे। विनय गुप्ता साहब, बहुत सारे गुरुओं को, यानी प्रत्येक को प्रणाम है कि उन्होंने मेरी इस ज्योतिष यात्रा में महती योगदान दिया है। क्या बात। क्योंकि मेरा मानना है आशीष जी, एक लाइन भी गुरु के मुख से जो आपको मिल जाए, वो आपकी 100 ग्रंथों के अध्ययन से बड़ी होती है। सही बात। क्योंकि वो उनका जीवन का निचोड़ होता है। सो बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारतीय विद्या भवन दिल्ली से, क्या बात है, मैंने ज्योतिष का जो आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन है वो वहाँ से किया है। अब ये जब हम जब शास्त्र पढ़ते थे तो एक अच्छे ज्योतिषी के लिए जो गुण दिए जाते थे उसमें 2 गुण की प्रधानता हुआ करती थी। एक था शास्त्रीय अध्ययन, लेकिन दूसरा जो कहा जाता था जिसको कहते थे अंतःकरण की शुद्धता। सो बरामीर ने एक बड़ा ही प्यारा सूत्र दिया, विबुधार्धर्चन व्रत उपवास निरतः। अर्थात एक ज्योतिषी जिसको बनना है उस व्यक्ति को कोई एक नियम लेना चाहिए, कोई एक व्रत लेना चाहिए, या उसको उपासना करनी चाहिए। उसके बारे में आपका क्या मानना है?
इस पे मेरा मानना है कि जितनी सरलता से आप अपने जीवन को रखें, किसी भी उपासना में अगर आपको कहीं से भी कोई एक बल प्रयोग करना पड़ता है हम्म, तो मैं उसे उपासना नहीं मानती। हम्म, जो चीज आपके अंदर स्वतः आती है हम्म, उस उपासना को मैं उपासना मानती हूँ। क्या बात। मैं अपने जीवन में शुद्ध अंतःकरण के लिए 3 चीजें फॉलो करती हूँ। हम्म, पहला है कि केवल और केवल आप उसी स्थिति में झूठ बोल सकते हैं हम्म, जब किसी का जीवन उससे प्रभावित होने वाला हो। हम्म, आप जानते हैं कि एक ज्योतिषी आप खुद हैं कि कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, वो फिल्टर करना पड़ता है True. कि सामने वाला व्यक्ति कितना ले सकता है। हम्म, ज्योतिषी को एक मनोवैज्ञानिक होना पड़ता है। तो बस उस स्थिति में मैं झूठ बोलती हूँ कि अगर कोई आयु पूछ रहा है, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं भी दिख रहा है हम्म, तो भी मैं उस वक्त उसके आत्मा को मतलब कष्ट नहीं पहुंचाना चाहूंगी। तो शायद तो ये मेरा पहली प्रैक्टिस है, सत्यवादिता। हम्म, दूसरा ये कि ईश्वर की अनुकंपा हम्म, के बिना ज्योतिष का फलित नहीं आ सकता, पढ़ा जा सकता है ज्योतिष। क्या बात। तो कहीं किसी भी शक्ति के साथ आपको जुड़ना पड़ता है। हम्म, आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हैं, गुरु की कृपा कह सकते हैं, ईश्वर की अनुकंपा कह सकते हैं। हम्म, तो आत्मिक शुद्धि के लिए दूसरा सूत्र है मेरा कि ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके। और तीसरा जो कि सबसे शायद मैं रोज फॉलो करती हूँ वो ये है कि करुणा। जितने भी आप श्लोक सुनते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो एपिटमी ऑफ करुणा। हम्म, अगर आप ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से जुड़ना चाहते हैं हम्म, तो जैसे कि हम एफएम लगाते हैं ना 98.3, तो 0.3 तक नहीं आएगा तो आवाज साफ नहीं आती। ईश्वर की भी यही फ्रीक्वेंसी है, करुणा। क्या बात। जब आप करुणा की फ्रीक्वेंसी को टच कर देते हैं तो आप ईश्वरीय हो जाते हैं। वाह। तो करुणा, सिंपैथी, एम्पैथी, ये मुझे लगता है आत्मिक शुद्धि के लिए करुणा या काइंडनेस से बड़ा और कुछ नहीं। क्या बात। अब इतने सालों के बाद जब आप ज्योतिष को देखते हो, आप खुद भी ये पढ़ाते हो, आपकी हाँ एकेडमी भी है, जी। तो जब आप अब ज्योतिष शास्त्र को यहाँ पर होके इस विंटेज पॉइंट से जब आप देखते हो, हम्म। तो आपकी परिभाषा क्या है ज्योतिष की अब? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही, इसको आप ऐसे रखें कि ये प्रिकॉशनरी विद्या है। हम्म, गुरुदेव कहते थे ज्योतिष जो है अपरा विद्या है। यस। मुझे लगता है कि अपरा विद्या क्या हो सकती है जो परा से भी ऊपर हो। इसका मतलब ये कि पहले से होने का आभास होना ही ज्योतिष है। हम्म, और अगर आप किसी को भी उस पहले होने वाली चीज का आभास दे दें हम्म, तो आप समझिए जो 4 वॉन्ड होता है ना, वो 4 आर्म्ड होता है। ट्रू। तो ज्योतिष आपको 4 वॉन्ड करने का काम कर सकती है। तो क्या हमारे पास कोई चॉइस होती है चीज़ों को बदलने की या नहीं होती फिर? ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप ज्योतिषी हैं और आपके, मुझे पता है आपको इसका वो पता है, लेकिन कॉमन लोगों के लिए मैं आंसर करती हूँ। फ्री विल और डेस्टिनी 2 चीजें हैं हम्म, एंड दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर इसको आप ऐसे कहें कि फ्री विल आप यूज कर पाएंगे या नहीं, हम्म, ये भी आपकी पत्रिका ही बताती है, तो कैसा रहेगा? क्या बात है।
वाह, इंटरेस्टिंग। ये तो बात की बात है हम्म। कि फ्री विल यूज कर सकते हैं नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस क्षण अपनी फ्री विल यूज कर पाएंगे और किस क्षण नहीं। क्या बात है। आर देयर इंडिकेशंस इन कुंडली? जी। वाह। अगर ये भी डेस्टिनी ही बता रही है हम्म। तो फिर फ्री विल का योगदान कितना है आप समझ सकते हैं। हाँ, भर्तृहरि का एक बड़ा ही प्यारा नीति शतक में श्लोक था, दैट यत पूर्वम विधिना ललाट लखितम तन मार्जितुम कक्षमः। जो लिख दिया उसको कौन मिटा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स फिर हम जब बात करते हैं कि आप ये एक स्टोन पहन लो, या जब हम बात करते हैं कि आप यंत्र ले लो या ये मंत्र जाप कर लो, तो फिर उसका कहाँ पर वो उपाय कहाँ पर बैठता है? देखिए, पहली बात ये मैंने कहा ना, अगर आप किसी ज्ञानी ज्योतिषी के पास पहुंच गए हैं, इसका मतलब ही ये है कि प्रकृति चाहती है कि आपका कुछ बदलाव हो जाए। क्या बात है। ये किस्मत सबकी कहाँ कि वो आप तक पहुंच पाए। हम और आपकी बात नहीं हो रही, ज्ञानी ना, ज्योतिषी ट्रू के पास। ट्रू। तो ये भी आपकी किस्मत थी। वाह। फिर अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं जिससे कि कुछ बदल सकता है, मैं कहूंगी कि कुछ भी इरेज नहीं किया जा सकता, हम्म। यानी मिटाया नहीं जा सकता और लिखा नहीं जा सकता, फिक्स्ड। वाह। हम केवल और केवल इंटेंसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके। अच्छे समय में आपको कहेंगे गो एंड चेंज द वर्ल्ड, हम्म। जाइए। खराब समय में हम कहेंगे ठहर जाइए, हम्म। कम नुकसान और ज्यादा फायदा। ओके। ग्रह जब आपको कुछ देने पर आए तो उनकी क्षमता असीमित है। हम्म। मैं आप मुझसे कहें कि ऋचा जी आइए और मेरे पास अच्छी लाइब्रेरी है, कुछ बुक्स ले जाइए। हम्म। अब अगर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कहूंगी आज आशीष जी देने पर आए तो मैं एक बड़ा बैग लेकर आऊंगी। फिर मैं खाली हाथ आई तो 2 बुक्स ले जा पाऊंगी। क्या बात है। आई विल कैरी अ बिग बैग, ज्यादा चीजें ले जा पाऊंगी। हम्म। इसी तरह अच्छे समय को अच्छा ज्योतिषी आपको बताता है, अपने पोटेंशियल का ज्यादा यूज कीजिए। हम्म। खराब समय है, धैर्य रखिए, आराम से काटिए। रत्न और मंत्र पर मेरा एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है। हम्म। जब आप रत्न पहनते हैं तो रत्न तो एक वो चीज हुई, आपने उस ग्रह के बारे में कुछ जाना नहीं, समझा नहीं। ज्योतिषी जानता है, उसने कहा ये पहन लीजिए इतने रत्ती का, हम्म। आपने पहन लिया। ये तो वो बात हुई कि किसी ऑफिसर से काम कराना है तो एक सोर्स लगवा दिया, आप उससे नहीं मिले। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मंत्र चांटिंग, ये वो हुआ कि आप उस ऑफिसर के साथ धीरे धीरे रोज कनेक्शन में आए। आपने रोज उसको नमस्ते आते जाते करना शुरू कर दिया। फिर आप महीने भर लगातार नमस्कार करने के बाद एक दिन उसके ऑफिस गए तो सच बताइए आशीष जी, उस ऑफिसर का रिएक्शन क्या होगा? एक स्माइल, ओ अच्छा आप हैं, आइए। हम्म। अब वो ग्रह ऑफिसर रूपी जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी, जब आप रोज प्रणाम कर रहे हैं, रोज मंत्र जप रहे हैं, तो वो ग्रह आपको पहचान रहा है धीरे धीरे। क्या बात है। आप उसके साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं हम्म। और वो कनेक्शन लंबे समय चलेगा। आप उसकी गुड बुक्स में आ रहे हैं और फिर नमस्ते तो आप अच्छे व्यक्ति को करें तो भी अच्छा और बुरे को करें तो भी अच्छा। ट्रू।
अच्छे ग्रह करने हो तो, और बुरे ग्रहों से अच्छा प्रभाव लेना हो तो, दोनों स्थितियों में मंत्र चांटिंग इज द बेस्ट। क्या बात है। आप जब किसी कुंडली को देखते हो तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये ग्रह इस कुंडली के लिए या उस जातक के लिए फेवरेबल है और ये कम फेवरेबल है? जैसे आपने बोला लाभप्रद है या अशुभ ग्रह है, वो आप कैसे डिसाइड करते हो? देखिए, वैसे तो अगर हम डिटेल में ज्योतिष की जाएं तो फंक्शनल मैलेफिक्स और नैसर्गिक शुभ, नैसर्गिक अशुभ, और उस कुंडली के लिए कि 6, 8, 12 के स्वामी, 3, 6, 11 त्रिशदाय के स्वामी हमारे लिए अच्छे ग्रह नहीं कहे जाते। हम्म। इस पर भी मेरा एक शोध है। हाँ। कोई भी ग्रह, ऋषियों ने कहा कि 6, 8, 12 के स्वामी अच्छे नहीं। हम्म। कहाँ से अच्छे नहीं? लग्न से, हम्म। यानी आपके शरीर से अच्छे नहीं। क्या बात है। 10 अष्टमेश, 10वें घर से 11वें घर का स्वामी, एकादशेश, 10th lord in 8th house. I have seen blooming careers, वाह। fantastic growth. अपने घर से 11वें घर में है, सो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। लग्न से अष्टम, यानी कि वो जॉब आपकी फिजिकल एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रहा होगा। आप चैलेंजिंग जॉब में होंगे, रोज आपको लग रहा होगा मरकर काम करना पड़ता है। बट अपरेंटली 10th हाउस इज व्हाट? सोशल प्रोजेक्शन, समाज में आप एक बहुत बड़े आदमी होंगे। ये आप जानते हैं कितना ड्रेन कर रहा है ये मुझको। वाह, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अच्छा और बुरा क्या होता है? हाउ यू परसीव। परसेप्शन इज एवरीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी। इस पर मैंने कभी ज्योतिष की ही नहीं है। 6, 8, 12 त्रिशदाय। आप ये बताइए कि इच्छा और इच्छा पूर्ति के बिना ये जीवन क्या है? कुछ भी नहीं। सन्यासियों के लिए त्रिशदाय वर्जित है। ना इच्छा, ना इच्छा पूर्ति। हम और आप कमाना भी है, रोटी भी खानी है, बच्चों को भी बड़ा करना है, गृहस्थ। त्रिशदाय चाहिए, इच्छा भी चाहिए, उसके लिए कर्म भी चाहिए और उसका फल भी चाहिए। क्या बात। कौन सा ग्रह खराब है भाई? तीसरा घर इच्छा, छठा घर उसके लिए इच्छा का सुख, तीसरे से चौथा। इच्छा का सुख छठा घर है। इच्छा आराम से पूरी होगी, दिक्कत से पूरी होगी, कर्जे से पूरी होगी, छठा घर। और उसके बाद इच्छा पूर्ति, कामना सिद्धि, 11वां भाव। तो इन 3 भावों के बिना किस जीवन की परिकल्पना है? सही बात। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा विशियस सर्कल है इनका, थोड़ी नेगेटिविटी है इन हाउसेस में। अगर आप इच्छा पर कंट्रोल करना नहीं जानते तो वो इच्छा आपके लिए धीरे धीरे पतन का कारण होगी। पर अगर मैं अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना चाहती हूँ तो मेरी इच्छा जितनी बलवती हो उतना ही अच्छा है। और ये आपकी कुंडली बताती है, आपका लग्न लॉर्ड तीसरे घर के मालिक से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। देन यू नो, ये मेरी डिजायर है, इसके लिए इतना एफर्ट डालना है और यहाँ रुक जाना है। इच्छा को बेलगाम घोड़े पर नहीं सवार करना। तो तीसरे घर का मालिक थोड़ा सा कमजोर हो लग्न लॉर्ड से, और 11th लॉर्ड जो है वो आपका लग्न लॉर्ड से थोड़ा सा ज्यादा प्रभावशाली हो। समझ गया। बन गया बैलेंस और आप हो गए सक्सेसफुल। सो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। समझ गया। मैं काफी डीपली चार्ट को देखती हूँ
आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि एक भी व्यक्ति को मैंने कोई उपाय नहीं बताया, क्या बात है। कोई भी नहीं। कभी आप मतलब मेरे क्लाइंट से अगर मिलेंगे, नथिंग। और शायद ईश्वर की दया है कि 90% लोगों ने कहा है आपने मेरा जीवन बदल दिया, वाह। जस्ट टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स। वो कैसे करते हैं? एनर्जी, आप साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय। True. एनर्जी कैन ओनली बी चैनलाइज्ड। आपके अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। हम्म, सारे ज्योतिषियों ने आपसे कहा ये एक्सीडेंट देगा, ये सर्जरी देगा। मैं कहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं देगा। ज्योतिष सीखने लगी, हाँ, बदल गई एनर्जी। हम्म, 8वां भाव में केतु एक्टिव हो रहा था, वो मुझे ले जाएगा, एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगा, सर्जरी की तरफ ले जाएगा। पर 8वें भाव का सबसे बड़ा कारकत्व ऑकल्ट, ज्योतिष, साधना, मैं जब उसमें चली जाऊंगी मेरी एनर्जी का चैनल बदल जाएगा। क्या बात है। और यही जो केतु आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाएगा। क्या बात। कोई उपाय नहीं चाहिए, केतु के कुछ नहीं करना। हम्म, एनर्जी शिफ्ट कर दीजिए, चैनल बदल दीजिए, अच्छा म्यूजिक आने लगता है। वाह। ऐसा ही मान लीजिए सूर्य किसी का खराब है, यदि आप हम करना चाहें नौ जी। नौ ग्रहों के लिए, जी तो मान लीजिए किसी का सूर्य खराब है, जी अब कौन से भाव में वो सब छोड़ दें जी जी और उसको अपनी एनर्जी को शिफ्ट Shift करना है करें। आपकी भाषा में, तो क्या करना चाहिए उसको? देखिए, हमारे तो ऋषियों ने हमारे लिए चीजें बहुत आसान कर दी थी, हम्म, कॉम्प्लेक्स हमने खुद कर दिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि सूर्य पिता है, हम्म, सूर्य आत्मा है। दो बातें बस आप पकड़ लीजिए, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है। ओके। भूल जाइए नीच का सूर्य, उच्च का सूर्य, सब भूल जाइए। हम्म, पिता अगर आपके जीवन में है तो आप अपने पिता की इज्जत करने लगे, पिता का सम्मान करने लगे, उनसे रोज कोशिश करें कि आशीर्वाद ले लें। हम्म, सूर्य की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। क्या? साक्षात पिता आपके सामने सूर्य रूप में बैठे हुए हैं। सूर्य आत्मा है, हम्म, जो अभी हम शुरू में बात कर रहे थे, आत्मशुद्धि। हम्म, आत्मशुद्धि कीजिए, ओके। अपने अंदर करुणा, दया, क्षमा, इन गुणों को लाइए। हम्म, सूर्य के नेगेटिव गुण क्या हैं? अहंकार, एरोगेंस, दंभ, राजा है। हम्म, इनको नीचे करना है और करुणा, दया को ऊपर लाना है। एनर्जी शिफ्ट, सूर्य अच्छा। क्या बात है। कुछ मंत्र मत पढ़िए, आज के बच्चों को मंत्र पढ़ना नहीं आता, हम्म, संस्कृत में दिक्कत है। अब हम कहें मंत्राचरण करो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो, वो कहेंगे मैम ये तो नहीं होगा। इतना तो होगा कि कोई सड़क पर गरीब चल रहा है, किसी के पास खाना नहीं, वो खिला दोगे? हाँ, सूर्य ठीक है, आत्मशुद्धि हो रही है। इंटरेस्टिंग। आत्मशुद्धि होने से सूर्य अपने आप ऊपर जाएगा। सूर्य आत्मा है, हम्म, आत्मा का ही तत्व सूर्य का परम तत्व है। हम्म, सबके अंदर जो भी जीवन है प्रकृति में सूर्य देता है। दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी फैलाने लगे, किसका सूर्य खराब रह जाता है? क्या बात है। व्हाट अबाउट चंद्रमा? सबसे पहला हम सब जानते हैं, और इस सोशल मीडिया के समय में सब लोग जानते हैं, अब तक जान गए होंगे कि सूर्य माँ है और चंद्रमा माँ है। तो माँ जैसी कोई भी महिला, ओके। जब आप महिलाओं में माँ का तत्व देखते हैं, चंद्रमा बलि होता है। क्या बात है। पहले जो था ना कि मतलब आजकल तो समय ये है कि अगर किसी को माता जी कह दीजिए तो बुरा मान जाती हैं महिलाएं, मुझे छोड़कर। अच्छा। आई एंजॉय दिस स्टेटस बिकॉज आपने जब औरत को, महिला को
माँ के उससे देखा तो आपने अपने चंद्रमा के तत्व को बढ़ा लिया। सच मानिए, आपकी अपनी माँ है, आप भाग्यशाली हैं, तो आपकी माँ है आपके साथ, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं। अगर वो आपके सर पर हाथ रख रही हैं रोज, कुछ करने की जरूरत नहीं है चंद्रमा के लिए। और ये मेरी मतलब गारंटी है। क्या बात। आपके मोदी जी गारंटी देते हैं, आज मैं दे रही हूँ, ये मेरी गारंटी है। वाह। दूसरा, चंद्रमा चौथा घर हमारी काल पुरुष का, ये नदी है। 4 वाटर के 3 हमारे तत्व हैं, मतलब 3 हाउसेस हैं, 4 8 12, सबकी अलग विधा है। तो चौथा घर एक बहती हुई नदी है, स्वच्छ। गंगा स्नान कीजिए। चंद्रमा कितना भी खराब हो, सुबह उठकर अपने एक गिलास पानी में 2 बूंद गंगा जल की पीने लगे। आपके चंद्रमा का जितना भी टॉक्सिक वो है फ्लश आउट हो जाएगा। कर लीजिए, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। वाह। व्हाट अबाउट मंगल, जिससे सबको डर लगता है? भूमि सूत्र, मैंने कहा ना, ऋषियों ने बहुत सरल कर दिया था, कॉम्प्लेक्स ज्योतिषी कर रहे हैं। ओके। मंगल ये है वो है। पहला उन्होंने कहा भूमि सुत, पृथ्वी का पुत्र। पृथ्वी से जुड़ जाइए, जमीन से जुड़ जाइए, जमीन पर बैठकर खाना खाइए, जमीन पर सोइए। आजकल पॉसिबल नहीं है, आई नो, बट जमीन पर खाना पॉसिबल है। जमीन पर ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर चलिए। भूमि का तत्व आपके पास आ रहा है तो मंगल आपका बेटर हो रहा है। उन्होंने कहा तीसरे घर का कारक है छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स, दोस्त। थर्ड हाउस, इनके साथ अच्छा बिहेवियर कर लीजिए। अब अगर आप अपने छोटे भाई से जमीन के लिए कोर्ट केस करेंगे और मंगल का उपाय करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। आप बेसिक को गड़बड़ कर देते हैं, जड़ पे मट्ठा डाल देते हैं, फिर कोई उपाय काम नहीं करता और आप ज्योतिषी दर ज्योतिषी चक्कर लगाते रहते हैं। पहला काम कीजिए कि भाइयों से, दोस्तों से, अपनी सोसाइटी के आसपास कुछ खराब हो रहा है उसके लिए एक स्टैंड लीजिए। सेनापति हैं, एक्सीडेंट आपके सामने हो गया और आपने मुंह फेर लिया, मंगल अच्छा नहीं होगा। एक्ट फॉर द सोसाइटी। ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ज्योतिष को शास्त्रों से निकालकर सीधे आपसे जोड़ देती है। क्या बात है। तो बस ये 3 काम कर लीजिए, सोसाइटी के लिए स्टैंड लीजिए। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप अकेले हैं तो 4 लोगों से ना लड़ जाएं, पुलिस को कॉल कर दें, वो भी स्टैंड लेना है। डायरेक्ट मंगल बनने की जरूरत आपको खतरे में डाल सकती है, वो ना करें, बट आप स्टैंड ले सकते हैं, एक कॉल पुलिस को आप कर सकते हैं। When you do continuously these things, मतलब ये आप अपने देखिए, ज्योतिष मैंने कहा ना, ये लाइफस्टाइल है, कुछ दिनों करने से बात नहीं बनती है। आज ये रत्न पहन लिया, कल उतार दिया, परसों ये नो, ये लाइफस्टाइल चेंज की बात होती है। और जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने नवग्रहों को ठीक करते हैं। तो मंगल। व्हाट अबाउट बुध? बुध क्या है? वाणी, कम बोलना, मतलब मितभाषी, कम बोले। अगर आप सच में बुध अच्छा करना चाहते हो, और आज के यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा उपाय है, अब्यूजिव लैंग्वेज छोड़ दीजिए। बात बात में इंग्लिश हो, हिंदी हो, और ये लैंग्वेज आपके बुध को खराब करती है। बस इतना कर लीजिए, सबसे सरल और सच्चा उपाय। कम बोलें और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें। तो उसका अर्थ तो ये भी हो गया, यदि कोई अब्यूजिव लैंग्वेज बंद कर दे तो आज तो सबको सोशल मीडिया में लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए,
यदि इतना भी कर ले तो भी वो मिल जाएगा। मिल जाएगा। आपको आपकी वाणी का प्रभाव दिखने लगेगा। आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी से कुछ कहूं, असर हो? हम्म, नहीं होगा। कम बोलिए, सच बोलिए और बुरे शब्द ना बोले। निंदा में कृपण और प्रशंसा में उदार हो जाइए। क्या बात है। किसी की कमियां गिनाने बैठे तो गिनाते ही चले गए। उसने पूछा मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है? गलत, बुद्ध को खराब करते हैं आप। 4 अच्छाई बताइए और फिर धीरे से कहिए कि अगर ये भी ठीक कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बाकी हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे किथ एंड किन, नाते रिश्तेदार बुद्ध की श्रेणी में आते हैं। तो जो भी आपके घर की कन्याएं होती हैं, बेटियां, भतीजियां, बुआ, घर की कन्याएं, उनकी और उनके परिवार का सम्मान कीजिए। उनका अपने घर में आना जाना बनाए रखिए। आपका बुद्ध अच्छा रहेगा। वाह। फिर कोई उपाय की जरूरत नहीं, एमराल्ड पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अपनी बहन को आदर दीजिए, उसको घर बुलाइए समय पर। आपको खर्चा नहीं करना, बस प्रेम देना है। बुद्ध अच्छा। वाह, इंटरेस्टिंग। गुरु? गुरु तो हम लोगों को हमारी इज्जत करने लगो। जस्ट किडिंग। गुरु तत्व, जिसके अंदर भी गुरु तत्व देखें, कहीं भी देखें, प्रणाम कीजिए। वो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपसे नीचे काम करता हो, डज नॉट मैटर। गुरु तत्व को समझना है। ज्ञान, अगर एक छोटा व्यक्ति भी मुझे कोई ज्ञान दे जाए, उसको कहिए कि तुमसे मैंने ये सीखा। 4 लोगों के बीच में कहिए कि मैंने उससे ये सीखा। आपका गुरु अच्छा होने लगेगा। जस्ट यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट गुरु तत्व जहां भी आपको मिलता है। So, appreciation ऑफ अदर्स। दूसरा जो कि बहुत बड़ा है, कि आपके जीवन में जो भी लोग गुरु जैसे हैं, चाहे आपको कभी पढ़ाया है, सिखाया है, आपके माँ बाप भी गुरु हैं आपके, उनका सम्मान। हमें देखिए आशीष जी, फिर से रूट्स पर वापस जाना होगा। अगर हम ज्योतिष का रियल एसेंस समझना चाहते हैं या फिर फायदा लेना चाहते हैं, सो गुरु और गुरु जैसे लोगों का बराबर सम्मान। आपने केसर लगा लिया, ये कर लिया और घर आए और आपने अपने पिता से कहा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, इट्स वेस्ट, इट्स वेस्ट। अब आप पहने रहिए पुखराज, क्योंकि वो कह रहा है आप मुझे ऊपर तो मुझे नमस्ते कर रहे हो और नीचे आपके गुरुजी थे, आपने कहा आप कुछ नहीं जानते हो। इंटरेस्टिंग। मेरे टीचर कुछ नहीं जानते हैं। बृहस्पति खराब। तीसरा जो कि बृहस्पति के लिए एक बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ज्ञान गुरु का तत्व है। अध्ययनशील बनिए, पढ़े लिखे, ज्ञान को संचित करें। बृहस्पति अच्छा होगा। किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से अगर आपने सीख लिया, सुनकर सीख लिया, तो ज्योतिष मतलब बृहस्पति की बात नहीं बनती है। इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ स्टडीज, अध्ययनशीलता बृहस्पति को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखेंगे तो विजडम है ना बृहस्पति, विवेक, अध्ययन से ही विवेक आता है। शुक्र सबसे महंगा डायमंड। हाँ, डायमंड बहुत महंगा आता है और लोग खर्चा करते हैं। काल पुरुष में 7वां घर है बृहस्पति शुक्र का, सोच समझ कर दिया गया था। यानी कि जीवन में बैलेंस बनाकर चलिए, अतिवादिता से बचिए। इंटरेस्टिंग।
एक्सट्रीमिज्म छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऑटो पर नहीं चल सकता। अतिवादिता, शुक्र खराब। तुला, बैलेंस। बैलेंस। लग्न से सप्तम है, लग्न की निष्पत्ति है। जब मैं अपने खुद को समझती हूँ और उसके बाद मैं किस तरह से समाज में खुद को स्थापित करती हूँ, बैलेंस बनाकर। जिसको मेरे ज्ञान की आवश्यकता है उसको ज्ञान देती हूँ, जिसको मेरी करुणा की आवश्यकता है उसको करुणा देती हूँ, जिसको मेरे सिर्फ और सिर्फ सद्भावना की जरूरत है उसको सद्भावना देती हूँ। मैं अपना शुक्र अच्छा करती हूँ, मैं बैलेंस बनाती हूँ, पहला चीज। दूसरा, अपने अपने स्पाउसेस को इज्जत दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मैं कहूँगी कि मतलब मेल के लिए शुक्र है और फीमेल्स के लिए कुछ बृहस्पति या मंगल, जो भी। मैं कहूँगी नहीं, इट्स बोथ वेज। सेवेंथ हाउस इज सेवेंथ हाउस। अपने स्पाउस का सम्मान इंटैक्ट रखिए। किसी भी स्थिति में वो ये ना फील करे आपके साथ कि कहीं आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं, उसकी उपलब्धियों पर आप नाराज, मतलब अंदर से ईर्ष्या आ रही है, उसके उपलब्धियों को आप खुले दिल से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। बाकी जो एक बहुत कॉमन रेमेडी है, अच्छे से रहिए। जिस एज पर है उस गरिमा के साथ सौंदर्य को अपनाइए। क्या बात है, क्या बात है। सौंदर्य हर उम्र पर अलग है। अब अगर आज मैं एक 25 साल की बच्ची के साथ, 20 साल की बच्ची के साथ अपना करूं कि मैं ऐसे ही तैयार हो जाऊं, तो मैं अपना शुक्र बिगाड़ूंगी। एज अप्रोप्रिएट ग्रेस। फैंटास्टिक। व्हेन यू एज ग्रेसफुली, कि मैं वो सौंदर्य अपने ऊपर ले रही हूँ जो मुझे सूट करता है ना। एक उम्र है कि अब मैं ऐसे रहूं, या पुरुष हैं तो पुरुष हैं, एज के हिसाब से जो सौंदर्य के मानदंड हैं उनको अपनाइए। आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आपका बाल बढ़ा हुआ है, आपने शेव नहीं किया है फीमेल्स के लिए, आप पसीने में नहाए हैं, आपके पास से दुर्गंध आ रही है, आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती, लोग कहते कि ये सब कहने की बातें हैं, पैसे वाले परफ्यूम, नहीं, स्नान हर कोई कर सकता है। True. तो ये नहीं है कि आप तन की गंध को केवल अच्छे महंगे परफ्यूम से दूर कर सकते हैं, आप स्नान से कर सकते हैं, अच्छे से कपड़ा धोकर आप भी पहन सकते हैं। तो बस उतना करना है, यानी अपने रख रखाव पर ध्यान दीजिए। शुक्र का दूसरा कारक तो दूसरा घर है, तो वाणी केवल केवल और केवल बुध का फोर्टे नहीं है, इट इज शुक्र ऑल्सो। भोजन और वाणी पर कंट्रोल रखिए, ओके, शुक्र अच्छा हो जाएगा। वाह। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, आपका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है, आप मोटे हो जाते हैं, फैलते, शुक्र खराब हो जाता है। कम खाइए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। शुक्र स्वीट टूथ देता है, मैं कहती हूँ स्वीट टंग भी देता है। वाह। तो मीठा बोलिए। आई थिंक इनमें कुछ भी पैसा नहीं लगता, करके देखिए, जीवन बदल जाएगा। वाह। जिसका सबको डर लगता है अबाउट शनि महाराज। शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं आशीष जी। काल पुरुष को हमें कभी नहीं भूलना है। काल पुरुष में 10वां और 11वां जिसके पास हो, मतलब क्या है कि उसको हम केवल 7.5 और ढैया में बांध देंगे। कर्म का सबसे बड़ा स्थान 10वां घर, केवल 10वां घर है जहां आकाश तत्व है, वो तो शनि है।
11वां घर रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, इच्छा पूर्ति, सब कुछ तो शनि है। इनकी शर्त एक है, धैर्य। हम्म, साईं बाबा के लिए जो कहा जाता है कि श्रद्धा और सबूरी, सबूरी। शनि का भी वही 2 शब्द मान लीजिए। ओके। श्रद्धा अपने कर्मों पर, किसी पर नहीं। हम्म, ये कर्म प्रधान ग्रह है। ये कहता है श्रद्धा अपने कर्मों पर कीजिए। मैं सत्कर्म करूंगा। मैं किसी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कनेक्शन है 10th और 11th का, ट्रू। दे आर नेबर्स, हम्म, एडजेसेंट हाउसेस। उसने कहा कि श्रद्धा कर्मों पर कीजिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी भी गलत कार्य मत कीजिए। हम्म, शनि सेटल्ड, डन, फुल स्टॉप। हम्म, दूसरा ये, वो आपको टेस्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब टेस्ट से डरते हैं, बचपन से एग्जाम से डरते आए हैं। ट्रू। एग्जाम गूज बम्स देता है। तो टेस्ट एंड ट्रायल्स जब लाइफ के चल रहे हो, तब आप किस तरह से कोई शॉर्टकट नहीं लेते, अपने कर्मों को बिगड़ने नहीं देते, हम्म, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई गलत रास्ते पर नहीं जाते। बस शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रादर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। क्या बात है। तो लोगों को पनौती से इतना डर क्यों लगता है, ढैया से इतना डर क्यों लगता है? कर्म ठीक नहीं है। अंदर से सबको पता है कि पिछले 30 सालों में किया क्या है। अब जब जज सामने आने वाला है तो फाइल खोलने में डर रहे हैं। अगर मुझे ये पता है कि पिछले 30 वर्ष तो बड़े बढ़िया थे, कुछ लोगों के जीवन बदलने का काम किया है, कुछ किया है, क्यों डरूंगी 7.5 से? क्यों डरूंगी? जज है, दंडाधिकारी है शनि का दूसरा स्वरूप। तो भाई दंड का अधिकारी जो है, उसका मतलब केवल दंडाधिकारी नहीं होता है, वही आपको छोड़ता भी है। जज आपको छोड़ता, बाइज्जत भी बरी करता है। तो शनि तो बाइज्जत बरी करेंगे मुझे, मैं क्यों डरूं? क्या बात। पता है किया तो ये है। अब आ रही है 7.5, पंडित जी उपाय बता दीजिए। बात नहीं बनेगी। नहीं, यदि मान लो, थोड़ा थोड़ा और ट्विस्ट जी करते हैं इस जी बात को, थोड़ा और समझ देने के लिए। अब पता तो है मुझे कि पिछले 30 सालों में काम अच्छा नहीं किया, जी लेकिन अब जो फल मिलने वाला है मुझे चाहिए भी नहीं, जी। तो कोई उपाय है क्या? देखिए क्या है कि मैंने कहा ना कि इरेज तो नहीं कर सकते, और डिलीट भी कंप्यूटर्स की तरह नहीं मार सकते इस फाइल को। ट्रू। खुल गई है फाइल, इस पर निर्णय भी होगा। हम वही कर सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ फिलर्स पहुंचा दें, सजा कम कर दें। सजा कम कर दें, मृत्यु दंड को जीवन में कन्वर्ट कर दें सेंटेंस, या कुछ ऐसा, या थोड़ा और भी कम कर सकते। अच्छे कंडक्ट से सजाएं माफ हो जाती हैं, कुछ साल की छूट मिल जाती है, वही। तो अब आपको 7.5 में, ये जो मैंने अभी बातें आपको बताई शनि की, 7.5 में इनको नियमित कीजिए। कम से कम 7.5 में कोई गलत कर्म मत कीजिए। पिछला कर दिया, डन। अब सामने जज बैठा है और आप फिर भी झूठ बोल रहे, फिर सजा में माफी नहीं है। तब ये कर लीजिए तीसरा उपाय, प्रारब्ध को बदलने या संशोधित करने की ताकत केवल और केवल महादेव के पास है। तो अगर वाकई में कभी कभी 7.5 काफी ट्रबलसम होती है, ये हम सब जानते हैं, तब फिर आपको महादेव की शरण में चला जाना चाहिए। दशरथकृत शनि का स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप, बहुत बढ़िया है 7.5 के लिए। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो आप सैटरडे, शनिवार और सोमवार शिव के दर्शन, और वहां बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ, या जो मंत्र आप पढ़ना चाहते हैं,
कर लें शनिवार और सोमवार, तो भी आपकी शनि की 7.5 के प्रभावों में, मतलब वही कि एक आपको थोड़ा सा टीचर का ना थोड़ा मुलायम रुख देखने को मिल जाएगा। बस मिटेगा कुछ नहीं, मिटता है ही नहीं, कृतस्य नाश नास्ति, जो किया है उसका फल मिलेगा। होगा ही। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका दशरथ जी का। पुत्र वियोग में मरोगे, ये श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था। पूरी उम्र दशरथ इसी भय में रहे, कब ऐसा होगा, क्या होगा। पर दशरथ जी जो थे वो एक सदाचारी राजा थे, है ना, ऋषियों का सम्मान और ये सब हम पढ़ते आए। वियोग तो 2 तरह से हो सकता था, जो श्रवण कुमार के माँ बाप का शायद मतलब भी यही होगा कि जैसा मेरे साथ तुमने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो। True. वियोग पुत्र के मरने से भी हो सकता था, और वियोग पुत्र के दूर जाने से भी हो सकता था। True. तो आपके सदाचरण ने आपको आपके सामने पुत्र का वियोग कम करके दिखा दिया कि बच्चा आपसे दूर चला गया। क्या बात। किसी भी पेरेंट से अगर आप पूछेंगे कि भाई पुत्र वियोग तो होगा, क्या चाहते हो, अमेरिका चला जाए बच्चा कभी ना आए, या दुनिया से चला जाए, आप क्या कहेंगे? अमेरिका चला जाए कभी ना आए। अगर चुनना पड़े तो यही चुनेंगे ना, yes. कभी ना मिले मुझे लेकिन जीवित रहे। yes. तो आपके सदाचरण ने वियोग को दूरी में बदल दिया, क्या बात। परमानेंट लॉस से बचा लिया। तो सदाचरण आपको परमानेंट लॉस से बचा सकता है। वाह, क्या अच्छे आचरण का ये रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा कर सकते हैं। सो कुल मिला के यदि 9 ग्रहों के जो बड़े बड़े महंगे तरीके हैं या जो पूजा पाठ दिए गए वो सब न करते हुए यदि सिर्फ कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के अपने आसपास के जो लोग हैं उनको, उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज या उनके वेलबींग के लिए कुछ कर ले, तो उससे भी ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। जा सकता, पर मेरा यहाँ पर एक आपसे मतभेद रहेगा। होगा, होगा, सकता नहीं है, होगा। क्या बात है। गुरुजी कहते थे क्लास में, नित्य कर्म जो ठीक करता है उसको किसी ग्रह का उपाय नहीं करना होता। फैंटास्टिक। इस थियरी, इस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बड़ी हुई। वाह। और इसका मतलब आचरण का बहुत प्रभाव है आशीष जी। True. सकता है नहीं, होगा। होगा, क्योंकि प्रकृति केवल और केवल अपनी फ्रीक्वेंसी से जुड़ने वालों के ही साथ तो चलती है। वाह, है ना। सही बात। मतलब सामने भूखा हो और आप कहें जाओ यहाँ से, आपने क्या किया? आपने प्रकृति की फ्रीक्वेंसी क्या है कि पेड़ में जितने भी फल लगाओ लेकिन दूसरे खा जाए। जब आप इससे विरुद्ध जाएंगे, आपका आचरण इससे विरुद्ध होगा। प्रकृति ही तो ब्रह्मांड है, वही तो ये सारे सेलेशियल बॉडीज हैं, ग्रह नक्षत्र तारागण। आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको ठीक करने के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। होगी नहीं, होगी नहीं। आपको क्या होता है कि 19-20 थोड़ा फर्क दिख जाता तो आप, मैं सबसे पूछती हूँ, ये आपने पहना हुआ है कब से, क्या दिखा? मैम कुछ खास तो नहीं, हाँ शायद थोड़ा, क्योंकि उसमें आपने पैसे खर्च किए, शायद थोड़ा तो आपको दिखेगा ही। हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि रत्नों का प्रभाव नहीं है, पर ये डायरेक्ट है, बहुत साइंटिफिक है, कलर थेरेपी जैसा काम है कि आप वो कलर पहनते हैं, वो रेजेस आप तक आती हैं एंड दे टच योर बॉडी। सिंपल, मेरी समझ में यही है। मुझे लगता है रत्नों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ। बट और चीजों के लिए तो आचरण ही बदलना होगा, इससे कम में बात बनेगी नहीं। तो आप करें। ज्योतिषी आपका एक ट्रांसलेटर है, हर ग्रह की अपनी एक भाषा है।
आपको फारसी आती है और मुझे हिंदी, हम दोनों बात कर सकते थे आशीष जी? नहीं कर सकते। एक कॉमन लैंग्वेज आनी जरूरी है। ज्योतिषी आपसे कहता है कि भाई ये ग्रह फारसी बोल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे आ रहा है, ये कह रहा है ऐसा करिए। बस आप जब तक वैसा करेंगे नहीं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा नहीं। आप बोले जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा। आप उपाय किए जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा। मामला ठीक होता है आचरण के बदलने से, अपनी एनर्जी शिफ्ट करके। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं ग्रह की एनर्जी शिफ्ट करवाती हूँ, पहले मैं आपकी करवाती हूँ शिफ्ट, और उसके बाद कहती हूँ अब ये ग्रह ऐसा करो तो ये ग्रह भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, एंड इट डज वंडर्स। 24 सालों का एक्सपीरियंस है तो थोड़ा कह पा रही हूँ अपनी बात को, कि विश्वास से कह पा रही हूँ, ऐसा हुआ है। क्या बात है। तो कुल मिला के आप, क्योंकि आप भी उर्दू के शौकीन हो, तो एक शेर याद आ रहा है, ताउम्र गालिब ये गलती में करता रहा, धूल चेहरे पर थी शीशा और आईना साफ करता रहा। सो जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हटाते हैं, आचरण शुद्ध करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, बस हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और सारी सेलेशियल बॉडीज हमारे पक्ष में आ जाती हैं। खत्म। तो ज्योतिष को, क्योंकि इसका श्रेय भारतीय विद्या भवन को दूंगी, कि एक साइंटिफिक बैकग्राउंड या दिमाग में डाल दिया गया कि ऐसा नहीं होता, इसको ऐसे भी देख लो। True. एक बार एक टीचर ने क्लास में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मतलब कलयुग में कौन चाहता है उच्च का बृहस्पति? क्यों होना चाहिए? राहु के समय में अच्छे बृहस्पति का क्या करोगे? ज्ञानवान विद्वान लोग आज कमरे में बंद हैं, कम ज्ञानी छाए हुए हैं। हमारे आपकी वीडियोस पर अगर 10,000 व्यूज आ जाए तो हम खुश हो जाते, चलो कुछ तो ज्ञान के ग्राहक हैं। और जितने भी ऐसे वीडियोस हैं जिन पर कि कुछ भी हो रहा है, लाखों में व्यूज हैं। तो किसका काल है ये? राहु का। ऊपर ऊपर की बातों पर सब ध्यान दे रहे हैं। तो वो कहते थे कि सतयुग में उच्च का बृहस्पति एक एसेट था। आप सतयुग में रह रहे थे, वो वर्क कर रहा था, क्योंकि सारे लोग सत्य आचरण पर चल रहे थे, तो उसमें आप खास थे। तो उच्च का बृहस्पति बढ़िया था। आज सारे चल रहे हैं अलग ही किस्म के आचरण पर, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। आपके अच्छे आचरण से किसी को क्या लेना देना? देश काल वातावरण से ज्योतिष को देखना बहुत आवश्यक है। आज के समय में जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं आशीष जी, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा 3, 6, 11 हाउसेस को देख लीजिए। बच्चे के अंदर अगर कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमें उसको सिखाना ही होगा। हाँ, बस अपनी इच्छा को कंट्रोल में करना सिखाना होगा। दैट इज अ चेकिंग पॉइंट। बट अदरवाइज पत्रिका बेकार है। पत्रिका की ताकत है 3, 6, 11, त्रिषडाय ताकत है, उपचय के भाव है, वृद्धि पाना है तो ये चाहिए हमको। आप इनको हटाकर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। संत के लिए वर्जित हैं ये 3 भाव। और ये सारे जो ग्रंथ लिखे गए थे, ये इस विचार से लिखे गए थे कि भाई लोग जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, या तो ऋषियों का काल था तो ये वर्जित था, बट अब ये प्रयोग में है और इनको प्रयोग में लाना चाहिए। ह्यूज सक्सेस के लिए इन हाउसेस के बिना आप सोच ही नहीं सकते। एक टिप है आपके व्यूअर्स के लिए, रिसर्च करें। 5th, 6th और 7th, इन 3 भावों के स्वामियों का केंद्र से कनेक्शन अगर नहीं होगा तो ह्यूज सक्सेस तो आप भूल ही जाइए,
कोई ग्रह लेकर आप बैठे रहिए, हाँ, कुछ लेकर, कुछ महापुरुष और जो आप सोच सकते हैं। 6th लॉर्ड इन 10th हाउस इज अ एसेट ऑफ द चार्ट। आकाश छू सकते हैं आप। वाह, लोग कहते हैं ये इसकी वृद्धि करेगा, मेरे पास चार्ट्स हैं, मैं रिसर्च पर काम करती हूँ। कोई भी चार्ट आप मेरे सामने लाएंगे, 6th हाउस में सबसे पहले देखती हूँ 6th लॉर्ड का है। सबका पूछना आजकल के बच्चों का है, कहाँ तक जाएंगे, कितनी सक्सेस। वो ये नहीं सुनकर खुश हो रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा नेचर है, वो कहते नहीं नहीं ये मत बताइए, बताइए मनी कहाँ तक आएगी। 6th लॉर्ड पकड़िए, आपकी पत्रिका की सक्सेस की कुंजी है, वही तो ताला है, बस वो खुल गया तो आपको रियली अगर एक ब्लूम करना है, 6th लॉर्ड का त्रिशडाय से कनेक्शन देख लीजिए और फिर देखिए कुंडली का चमत्कार। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही बहुत सारे जेम्स अभी भी आपसे प्राप्त करना बाकी है और मुझे लग रहा है कि ये समय कहाँ व्यतीत होगा हमें पता ही नहीं चला। लेकिन एक प्रश्न अभी पूछना जी चाहूँगा, जी जरूर। उसके बाद हम डेफिनेट दोबारा मिलेंगे। जी, ये मैच मेकिंग कितनी ज़रूरी है आज के दौर में, या ज़रूरी है या नहीं है? ये भी मैंने कहा अब इसको कुछ लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि मतलब क्रांतिकारी ज्योतिषी हूं मैं, रिवॉल्यूशन लाना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेथड ऑब्सलीट, गुण मिलान ऑब्सलीट। सिंपल सी बात है, मेल सुप्रीमेसी पर बना था, है ना। अगर मेल का मतलब देवगण है और लड़की का मनुष्य है, पूरे नंबर। लड़की का देव है, मनुष्य मेल का है 0। वाई? इफ somebody कैन एक्सप्लेन मी आई विल अग्री, अदरवाइज नहीं। क्यों? महिला की सुप्रीमेसी क्यों नहीं हो सकती? लोग ये भी कह सकते हैं मैं फेमिनिस्ट हूं, हाँ मैं हूं, महिलाओं को इंस्पायर भी करना चाहती हूँ। ऑब्सलीट है, सिंपल और सिंपल एक मेल सुप्रीमेसी पर बना हुआ है। हर में वो भकुट दोष भी यही दिखा रहा है। नाड़ी का एक मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत है, पर नाड़ी को मुझे क्यों मैं ऑफ हो जाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका प्रभाव, शास्त्र कहते हैं इसका प्रभाव ब्राह्मणों की कुंडली पर ज्यादा होता है, विच आई कांट अग्री। ग्रह ऊपर है, वर्ण व्यवस्था नीचे थी, तो ग्रहों को कैसे पता कि आशीष जी और ऋचा जी ब्राह्मण है, बाकी लोगों को असर करो, इनको नहीं। नो, इट्स रॉन्ग। सो अगर कोई चीज मेरी बुद्धि पर सही नहीं उतरती तो मैं उसको ऑब्सलीट मानती हूँ। जब मेरे पास मैच मेकिंग के लिए लोग आते हैं, एक नजर डालती हूँ, क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं मैडम गुण कितने मिल रहे हैं। गुण के लिए एक मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है 18 से 26 एक अच्छा मैच, 26 से 30 मीडियम है, 30 से ऊपर बेकार है। क्या बात, इंटरेस्टिंग। 30 से ऊपर में शादी क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स का मामला है। जब आप दोनों एक जैसे हो जाते हैं, स्पाइस कहाँ है विवाह में? राम और सीता जी का 36 के 36 गुण मिले थे। उन्होंने कहा, राम जी ने कहा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, उन्होंने सर झुकाया और स्वीकार कर लिया। इज दिस द मैरिज? आई डोंट अग्री टू दैट। क्यों छोड़ेंगे आप मुझे? मैं तर्क करूंगी। जब आपने मेरी परीक्षा ले ली, फिर आप मुझे छोड़ कैसे सकते हैं? तर्क करूंगी। नहीं कि पति ने कहा तो बस ठीक है। ये 36 और 36 गुणों का मामला है कि वो एक आदर्शवादी, दूसरा उससे बड़ा आदर्शवादी। जीवन खराब, जीवन खराब। किसको चाहिए राम और सीता जी जैसा जीवन आज के समय में? हमें बता दे। 36 गुण क्यों मिला रहे हो? एक कहेगा कुएं में कूदने चल रहे, दूसरा कहेगा मैं आपके पीछे चल रहा हूं। एंड इफ बोथ आर डूइंग दिस, हु विल टेक केयर ऑफ द किड्स? नॉट अ गुड मैच।
एक को फाइट करना चाहिए, आपको जो करना है करें, मैं रुकूंगी या रुकूंगा, बच्चे पीछे हैं। सीता जी ने क्यों नहीं फाइट की, क्यों अपने बच्चों का जीवन संघर्ष में किया? करना चाहिए था। 36 के 36 गुणों का मिलान। मेरे समझ में 30 से 36 अच्छा नहीं, 18 से कम पर बात होती है। 18 से कम अगर किसी के गुण मिलते हैं, और ये एक बहुत बड़ा आपके चैनल से मैं एक मतलब उद्घोषणा कह सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के 18 से कम गुण मिलते हैं और आपकी ग्रह मैत्री अच्छी है, यानी कि मून साइन लॉर्ड्स फ्रेंड्स हैं, तो आप वो शादी कर दीजिए, शादी बढ़िया चल जाएगी। हाँ, वो अलग है कि आप आयुष्य वगैरह का वो मांगलिक और वो देख लें, वो अलग चीज है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 26 गुण और मून साइन लॉर्ड्स फ्रेंड्स नहीं, इस शादी में कभी ना कभी बड़ा स्ट्रगल जरूर आएगा। कभी ना कभी बड़ा स्ट्रगल जरूर आएगा। क्यों? चंद्रमा मन है। अगर मून साइन लॉर्ड्स फ्रेंड्स होते हैं तो हम मित्र की भांति अपने आप को जोड़ते हैं। इसका भी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ यंग लोग ज्योतिष को समझे, मेरा ये मतलब है, इच्छा है। दोस्तों में क्या होता है, एक जज्बा होता है कि आपको हम करेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप कभी किसी क्राइसिस में होगे तो हम आपको बचा लेंगे। True. एक फनी एग्जांपल देती हूँ। यंग बच्चे हैं, लड़के का दोस्त कोई घर आया, अपने उसका दोस्त भी उसके साथ आया, तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये सिगरेट तो नहीं पीता? माँ को डर था कि शायद ये पी सकता होगा। तो एक अच्छा दोस्त क्या कहता, नहीं आंटी ये तो कभी नहीं पीता। बाहर जाकर वो अपने दोस्त को ना 2 थप्पड़ मारेगा और कहेगा, आज बचा लिया, छोड़ दे, नहीं तो कल बता दूंगा आंटी को। दिस इज फ्रेंडली जेस्चर ऑफ द बॉय। उसको पता है ये गलत कर रहा है, वो उसको करेक्ट भी करना चाहता है, पर सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता। वो कहेगा अगली बार करेगा तो मैं बता दूंगा, आज बचा लिया। बस यही चीज पति पत्नी में होनी चाहिए कि जब कोई क्राइसिस है तो आप ये कहो कि देखो सारी गलतियां माफ, आज पूरी ताकत से आपको बचा लूंगी मैं या बचा लूंगा मैं, लेकिन अब आगे और करोगे तो मुश्किल होगी। फैमिली शादी चल जाती है। पर जब आप मून साइन लॉर्ड्स फ्रेंड्स नहीं होते, बुध और बृहस्पति दोनों सॉफ्ट है, सौम्य है, तो क्या होता है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक ये विवाह अच्छे चलते हैं, क्योंकि दोनों को किसी से खास फर्क नहीं है, बढ़िया चल रहा है। पर कहीं कोई दशा, और जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि सब कुछ एक जैसा हो, तो उस वक्त ये दोस्त की तरह आपको पूरी ताकत से नहीं बचाते। जैसे अपना देख लो भाई, मैंने तुमसे कहा था अब अपना देख लो। एंड these sentences coming out from my mouth with 20 years of experience, कि देखा है अपनी आंखों से, परखा है लोगों को 100, 200, 500, 1000, तब ये मैंने कहा है कि नहीं, अब क्राइसिस है तो आप अपना देख लो। किसी ने कहा मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, विदेश में सेटल हो जाते हैं। दूसरा कहेगा मेरा जॉब यहाँ अच्छा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप अपना देख लीजिए। मैरिज डगमगा गई। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मून साइन लॉर्ड्स आर नॉट फ्रेंडली। वो फ्रेंडली होते तो दूसरा कहता तुम आगे बढ़ो, तुम अपना देखो, मैं थोड़े दिनों यहाँ हूँ, देखता हूँ, फिर मैं भी आता हूँ, या लाइक दैट। सो दे टॉक अबाउट दैट। सो मून साइन लॉर्ड्स फ्रेंडली, गो अहेड। वाह क्या बात है। विद दिस अमेजिंग नोट मैं चाहूँगा कि आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म कर दें, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी है जी। तो मैं चाहूँगा कि हम दोबारा मिलें और बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ों के बारे में बात करें वापस। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। ट्रस्ट मी, इतने सारे ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ने के बाद भी
आज कई जगहों पर मुझे भी लगा कि मैंने ज्योतिष को अलग नजरिए से देखा, एंड फॉर दैट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद धन्यवाद, मच अप्रिशिएटेड आशीष जी, मुझे बुलाने के लिए तो बहुत मतलब आई एम थैंकफुल रियली। एक आप जैसे सीजन्ड एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करना बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपके चैनल पर आना मेरे लिए एक गौरव की बात है। अच्छा अनुभव रहा। एंटायरली माय प्लेजर। मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। शुभम भवतु।